ऐसे खेल जो जिनको हम लोग समझते थे ये क्या है उसमें से कबड्डी भी एक ऐसे ही था रही ये क्या है। हमारे यहाँ एक और चीज है कि बहुत जल्दी स्टार भी बना देते हैं। एक इससे भी थोड़ा सा ये थोड़ी नहीं कि प्रोटीन पाउडर खा के ही हम बॉडी बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सरकार की तरफ से कोई एफर्ट नहीं होता, मतलब कहने के नाम पे चीजें हो रही होती थी कि साल में एक टूर्नामेंट हो गया, ये हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित। और जब छोटा था तो अक्सर माँ बाप ये कहा करते थे कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसमें दो चीजें चलती हैं, एक है खेल, दूसरा सिनेमा। जैसे जैसे बड़ा हुआ इसको हकीकत में बनते हुए देखा, क्योंकि जब अपने पापा से कहानियां सुनता था, उनके पास पिता जो कहानी सुनाते थे वो कहते थे कि सिनेमा अगर 5 रुपए का टिकट होता था तो अगर 2 रुपए होते थे तो कोशिश होती थी कि ब्लैक में खरीद करके सिनेमा देखा जाए। तो सिनेमा का क्रेज था। जैसे अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग थी, सुनने में आता था कि राजेश खन्ना जो सुपरस्टार थे, पहले ऑफिशियल सुपरस्टार थे, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग थी, क्रेज था। तो सिनेमा का क्रेज धीरे धीरे मैंने अपने सामने बढ़ते हुए देखा। जैसे मैं बड़ा हुआ तो अब टिकट बुक करने का तरीका तो बदल गया, अब डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग बढ़ गए, लेकिन आज भी सिनेमा का क्रेज उतना ही बरकरार है। और एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है महारानी, जिसका मैंने 3 पार्ट देखा है। उसका 3रा संस्करण अभी आया है और उसमें महान किरदार जो है प्ले किया है दिलशाद मिर्जा का। दानिश इकबाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो थैंक यू सो मच सर। एक तो फैन मूवमेंट है मेरे लिए एक तरीके से। और सवाल सिनेमा से शुरू करेंगे और उसके बाद खेल पर पहुंचेंगे। तो इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ है, थोड़ा सा इलाहाबाद के बारे में बताइए। कितना आप जाते हैं इलाहाबाद और क्या खाने पीने में पसंद है और क्या यादें इलाहाबाद की आपके? इलाहाबाद ही इलाहाबाद है मेरे अंदर, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इलाहाबाद का कोई भी शख्स होगा वो इलाहाबाद से कभी दूर नहीं हो सकता, भले दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हिंदुस्तान में रहे, अमेरिका में रहे, कहीं भी रहे। इलाहाबाद बहुत ही यूनिक शहर है। गंगा जमनी तहजीब वहाँ की बहुत फेमस है और ऐसी जगह जहाँ पे गंगा जी भी हैं, जमुना जी भी हैं, त्रिवेणी संगम है। तो वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की आबो हवा में कुछ ऐसी बात है जो वहाँ पे एक अलग किस्म का ही जीवन होता है। और वो जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो आपको एक रिक्शा चलाने वाले के जबान से भी सुनने को मिल जाएगी। और वहाँ पे बड़े से बड़े जो धनवंतरी हैं उनकी फिलॉसफी भी है। बहुत बड़े बड़े लेखक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किए हैं। खिलाड़ी इतने बड़े बड़े, अमिताभ बच्चन साहब, मतलब अनगिनत है वहाँ की जो विभूतियाँ हैं। तो मेरा जाना अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं हो गई हैं, लेकिन हाँ, मैं जुड़ा हूँ इलाहाबाद से बहुत ज़्यादा और मुझे बड़ा गर्व है, बहुत खुशी है। सर, खाने पीने में क्या पसंद है आपको इलाहाबाद का? ऐसा कोई लोकल फूड जो आपको पसंद है, जब भी जाते हो आप जरूर खाते हो? समोसे समोसे कहीं नहीं मिलते दुनिया में। इलाहाबाद के समोसे जो होते हैं बड़े खास होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, मसाला बड़ा यूनिक होता है उसका, या ये कह लिए बचपन से खाया इसलिए हमारी जबान पे चढ़ा हुआ है। जैसे दिल्ली वाले से आप कहिए तो उसको छोले भटूरे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और तो समोसा और सुबह जो है दही जलेबी, ये जो है हमारा एकदम पेटेंट और एकदम मतलब फेवरेट ब्रेकफास्ट हुआ करता था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, आप क्रिकेटर बनना चाहते थे। मैं रिसर्च कर रहा था, आपके इंटरव्यूज देख रहा था, तो आपने बताया कि क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेलते थे और क्रिकेट बनने का आपका सपना था। एक इंजरी हुई आपको, कौन सी इंजरी थी और उसके बाद आप थिएटर में कैसे, मतलब बड़े थिएटर की तरफ रुचि कैसे आई आपकी? बहुत अच्छा खेलता था या खराब खेलता था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला करता था। और इंजरी क्या कहें उसको, एक बार मेरे ऐसे ही ट्रायल मैचेस के दौरान यहाँ पे बॉल लग गई थी नाक के ऊपर, और इतनी सिवियर थी वो इंजरी की, फिर मैं 4-5 दिन तक नहीं खेल सकता था। और वो जो ट्रायल मैच होना था, उस ट्रायल मैच में मैं नहीं खेल पाया, तो उसकी वजह से फिर वो हॉस्टल में मेरा सिलेक्शन जो है रुक गया। और हॉस्टल में सिलेक्शन तब होता है जब एकदम आप अपनी ब्रिंक ऑफ एज पे होते हैं, 12 साल या अंडर 13 अंडर 14 वाला जो होता है। तो वो जो एक मोमेंट था मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था। सुबह 5 बजे स्टेडियम में होना, दिन भर स्टेडियम में रहना, और हमारे साथ के बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो जिन्होंने इंडिया टीम भी खेली और रणजी तो खेले ही यूपी से। तो बहरहाल डेस्टिनी जो है वो डेस्टिनी है, रेस्ट इज द हिस्ट्री। मज़ा आया। सर, दिल्ली आप कब आए, किस साल आए दिल्ली? दिल्ली मैं आया था शायद 1998। सर, श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब आप गए तो आपकी आपकी जॉब लगी थी वहाँ पे, रेपरेटरी में आप जॉब करते थे। उसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में NSD क्लियर हो गया था। तो आपके बैच के जैसे कौन से लोग थे जिनके बारे में, मतलब जो आगे एग्जैक्टली बैच की क्या मतलब, कुछ आपको वो नाम बताता हूँ जो आपको सुन के अच्छा लगेगा। हमारे आगे पीछे के बैच के पंकज त्रिपाठी हैं, इश्तियाक खान और प्राची पाठक, पूर्वा जोशी, ये सब वो नाम है जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। बाकी और सब
थिएटर कर रहे हैं, कुछ टीचिंग लाइन में चले गए, कुछ ने अपना कुछ प्रोडक्शन हाउस का काम शुरू किया। तो ये कुछ नाम है। और बहुत अच्छी एक्टिंग सर, मैं तो फैन एक तो फिर से बोलना चाहता हूँ। मैं खेल पर आऊंगा, बट जिस तरीके से आपने दिलशाद मिर्जा कैरेक्टर प्ले किया, मैंने फर्स्ट मतलब जिस दिन आई थी सीरीज उस दिन ही खत्म कर दी थी। देखिए वो आपको अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। नो, अब मैं मॉडेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो अच्छी चीजें होती है ना, वो सिर्फ एक अभिनेता का कुछ नहीं होता उसमें। हम लोग तो बस एक कैरियर टाइप के होते हैं, पूरी टीम लगी होती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अभी इंटरव्यू में आपका चेहरा जाएगा है और मेरा जाएगा, पर कितनी सारी टीम लगी हुई है सर। तो हम लोग जब अच्छा कोई काम करते हैं तो उसका थोड़ा ही बहुत मतलब 10-15% श्रेय हमारे जो डायरेक्टर थे सौरभ सर उनका है, सुभाष कपूर साहब जो पूरा मेकर है, मतलब एक बच्चे की तरह वो इस प्रोजेक्ट पे को पालते हैं, पूछते हैं। हमारे प्रोड्यूसर नरेंद्र जी, टिम्पल मैम, जो सोनी टीवी का चैनल, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एडिटर, कैमरा, बहुत लोग होते हैं भाई। सर कबड्डी पर आते हैं, K7 एक टूर्नामेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसका 4th एडिशन हम लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी 3 एडिशन हो चुका है। K7 में दर्शकों को बता देता हूँ कि जैसे प्रो कबड्डी लीग होती है, उसके बाद आप इंडिया के लिए खेलते हो, तो प्रो कबड्डी लीग इस वक्त 2nd मोस्ट पॉपुलर लीग है भारत में, इवन वर्ल्ड में भी अगर व्यूअरशिप के हिसाब से बात करें। IPL के बाद 2nd नंबर पर आती है। उसके बाद कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें खिलाड़ी अच्छा करते हैं और उसके बाद वो ऊपर के लेवल पर पहुंचते हैं। तो उसमें से एक प्लेटफॉर्म है K7 का, जो कबड्डी अड्डा की खुद की एक IP है सर। तो हमने बहुत सारे प्लेयर जो PKL खेल चुके हैं वो K7 से होकर के गुजरे हैं। तो इलाहाबाद में सर आप थोड़ा सा बताएंगे, कबड्डी आपने खेली कभी इलाहाबाद में? कबड्डी खेली, बहुत खेली। सारे वो मुफ्त वाले खेल ही खिला करते थे, पैसे कहाँ हुआ करते थे। कौन हम लोगों को किसी जिम में एनरोल कराया गया, क्लब में भेजेगा खेलने के लिए। तो बचपन में जितने मुफ्त के खेल थे वही खेला करते थे। उसमें से कबड्डी बड़ा प्रिय खेल होता था। मैं बहुत हिष्ट पुष्ट नहीं था, इसलिए हमेशा मार खाया करता था, पकड़ा जाता था, पर फुर्तीला थोड़ा सा था चूंकि खेल वेल से मेरा लगाव था। मेरे पिताजी बड़ा जबरदस्त कबड्डी खेला करते थे और वो उनको शायद उनकी जीन्स से कुछ जो मेरे अंदर आए थे। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कबड्डी का प्लेयर था, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत पिटता था मैं, जल्दी से पकड़ा भी जाता था, लेकिन मजा बहुत आता था। कबड्डी इज लाइक मतलब कंप्लीट वर्कआउट है वो। उसमें आपके अंदर एक्साइटमेंट भी रहता है, फुर्तीलापन भी रहता है, आपको जल्दी सोचना भी होता है। आपके पास फटफट एकदम जैसे मछली नहीं होती, बिल्कुल आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। बहुत जबरदस्त गेम है और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे ऐसे खेल जो जिनको हम लोग समझते थे ये क्या है, उसमें से कबड्डी भी एक ऐसे ही था, ये क्या है, वो इतने जबरदस्त तरीके से नेशनल लेवल पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। उसके पीछे लोग उसको देख रहे हैं, उसको अहमियत दे रहे हैं, अपनी चीजों को अहमियत दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। सर ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपका क्या मैसेज होगा खिलाड़ियों को जो नीचे के लेवल से ऊपर उठ के आते हैं, उनको मोटिवेशन के लिए आप क्या मैसेज दोगे? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स तो है बहुत सारे, पर हर खिलाड़ी भारत के लिए नहीं खेल पाता, हर खिलाड़ी PKL तक नहीं पहुंच पाता, तो उनके लिए K7 जैसा प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती, ये चीज एकदम दिमाग से किसी भी काम में है उसको निकाल देना चाहिए। और कोई भी प्लेटफॉर्म हम चूज ही नहीं हो सकते। हम खिलाड़ी हैं तो हमारा धर्म है कि हम खेलें, हम अच्छा खेलें। हमारा जो फोकस और प्राथमिकता होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए कि हम अच्छा खेलें, अच्छे खिलाड़ी बने। आप कब कहाँ खेले जाएंगे, कब आपको पिक किया जाएगा, कब आपको नहीं पिक किया जाएगा, आपका फोकस उधर अगर होगा तो आप खेल नहीं रहे, फिर आप एक तरह से व्यवसाय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छे खिलाड़ी बनिए और अपने हर एक गेम को, हर एक दिन को, गेम को छोड़ दीजिए, मैचेस को छोड़ दीजिए, आप अपने हर प्रैक्टिस के सेशन को एंजॉय कीजिए कि आप उस प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। वो फिर धीरे धीरे करके कब आपको इतना बड़ा खिलाड़ी बना देगा कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और आप अपने गेम से प्यार कीजिए तो आपको वो गेम भी प्यार करने लग जाएगा। मैं अपना क्रिकेट का अनुभव बताता था। हमारे जो कोच थे या ग्राउंड मैन थे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन कभी उनको कुरेदो तो बोलते थे वो। तो हमारा ग्राउंड मैन जो थे वो हमेशा हमसे कहते थे कि बेटा जो पिच की और ग्राउंड की सेवा किया करो। हम लोग लौंडे क्या पिच की ग्राउंड की क्या सेवा करें, तुम रखा तो है, पैसा तो मिलता तुमको, तुम किया करो इसमें। लेकिन जिस दिन हम लोग ये सब करना सीख गए और करने लगे कि भाई नेट प्रैक्टिस होती थी तो नेट में पूरी वो मैट को बिछाना, ग्राउंड में पानी देना, पिच को बनाना, खुद लग के तो समझ में आता है, एक रिलेशनशिप बनती है उस लैंड से, यू नो। तो वैसे ही अगर आपका अपने गेम से एक कनेक्शन बनता है विदाउट
थिंकिंग अबाउट कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो गेम भी फिर आपको पलट के देता है। और फिर उसके बाद आपको और क्या चाहिए। सर एक आखिरी सवाल बस, भारतीय खेल को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने क्रिकेट खुद खेली है, पहले हमारे मेडल्स भी बहुत कम आते थे ओलंपिक्स में, अगर आप देखेंगे अब धीरे धीरे बाकी स्पोर्ट्स ऊपर उठ रहे हैं, जैसे कबड्डी है, फुटबॉल पे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वक्त लगेगा, चीज़ें अगर ठीक हो गई एडमिनिस्ट्रेशन वाइज तो उसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। हॉकी हमारी बहुत अच्छी कर रही है मेंस और वुमेन्स में। तो भारतीय खेल को आप बाहर के नज़रिए से कैसे देखते हैं? आपको लगता है कितना पोटेंशियल हमारी जो भारतीय टीम है अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें? मानसिकता की दिक्कत है, और वो मानसिकता बहुत बच्चे के लेवल से शुरू होती है। हमारे जो बड़े हैं घर के, उनको स्पोर्ट्स को एक सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जा रहा है, उसकी रुचि है, तो आप उसको सपोर्ट सिस्टम देंगे, उसकी खुराक पे ध्यान दें, उसकी वर्किंग पे ध्यान दें। आप उसको ये सोचें कि इसमें एक्सीलेंट बने। हर आदमी डॉक्टर बन जाए, हर आदमी इंजीनियर बन जाए, हर आदमी वकील बन जाए, ये मुमकिन नहीं। और भाई कितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील चाहिए होंगे हमको? देश का नाम रोशन करने के लिए कोई 100 ओलंपिक मेडल्स आए हमारे गोल्ड के, ये भी इसमें आपका योगदान है। जब तक स्पोर्ट्स को हम लोग प्राइड की तरह नहीं देखेंगे, सीरियसली नहीं देखेंगे, तब तक वो चीज़ आएगी नहीं, वो चीज़ होगी नहीं, है ना। और हमें लगता है कि मेंटल लेवल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, एकदम बिगिनिंग लेवल से। बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 साल का बच्चा है, जैसे चाइना में होता है सर, बहुत कम उम्र में उनको करना पड़ेगा स्पोर्ट वाइज डिवाइड। देखिए चाइना अमेरिका से हम नहीं कर सकते मुकाबला, हम नहीं कर सकते जी, और करना भी नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारी क्या परिस्थितियां हैं। अगर हमारे यहाँ दाल चावल उगता है तो कम से कम दाल चावल पूरा पूरा तो खिलाएं, 3 टाइम उसको खिलाएं, उसमें भी ताकत होती है। ऐसा नहीं है, ये थोड़ी नहीं कि प्रोटीन पाउडर खा के ही हम बॉडी बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए कैसे हम अपने यहाँ की जो ये यंगर जनरेशन उसको मजबूत बना सके, बॉडी, माइंड और उसके टैलेंट के ऊपर काम करें, वो फिर हमारे यहाँ मेडल्स की बौछार लगेगी। हमारे यहाँ स्पिरिट की कमी नहीं है, जज्बा बहुत है। हमारे यहाँ बड़े बड़े दिमागदार लोग हैं। छोटी छोटी कंट्री है ईरान, मेडल लाती है ना। कुश्ती में हमारे यहाँ मेडल, हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि बहुत जल्दी स्टार भी बना देते हैं। एक इससे भी थोड़ा सा मतलब स्टार है ठीक है, मगर वही है ना कि एकदम परफॉर्म करना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जो बाहर के लोग खिलाड़ियों में होती है। टैलेंट की कमी नहीं है और बहुत अच्छे होंगे, और पहले से आज के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हमारी जो भारत सरकार जिस तरह से सीरियसली इसको ले रही है, खेलो इंडिया, बड़े बड़े कैंपेन हो रहे हैं। आप देखिए ये सब कहाँ हुआ करते थे, है ना, एकदम। वो तो सरकार जब इतना एफर्ट डाल रही है, पहले सरकार की तरफ से कोई एफर्ट नहीं होता, मतलब कहने के नाम पे चीजें हो रही होती थी कि साल में एक टूर्नामेंट हो गया, ये हो गया, है ना। बट अब बकायदा इसको सीरियसली लिया जा रहा है, तो अब हम लोग को भी थोड़ा सा आगे बढ़ के करना चाहिए। बिल्कुल, तो कबड्डी को आप सपोर्ट करिए। सर ने जो चीज़ कही उस मैसेज को जो भी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेगा, प्लीज़ K7 को देखिए, सपोर्ट करिए, और सर की भी जो अब आगे वाली सीरीज आ रही है उसको भी हम सब देखेंगे, हम सारे फैन हैं उनके। धन्यवाद सर अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।